स्टैंडर्ड 10th फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड लेसन है नेल्सन मंडेला। आज हम नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेसन का टाइटल है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अपार्थेड एक ऐसी सिस्टम है कि जो लोगों को अपनी जात पात के आधार पर, रंग के आधार पर अलग कर देती हैं। सो इट इज़ कॉल्ड अ सेपरेशन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस। सो एक ऐसी सिस्टम के खिलाफ एक व्यक्ति जिसने आवाज़ उठाई और उस सिस्टम को अपने देश में से निकाल फेंका, ऐसा एक व्यक्ति जिसका नाम है नेल्सन मंडेला, और उनके बारे में आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ये जो लेसन है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसमें से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है। इसमें मंडेला जो है वो कहते हैं एक हिस्टोरिक ओकेजन के बारे में। द इनॉग्रेशन माने शुरुआत, एक उद्घाटन यहाँ पर हो रहा है। किस चीज़ का हो रहा है? तो नेल्सन मंडेला जब पहली बार ब्लैक प्रेसिडेंट बने अफ्रीका के, तब का ये घटना है और उस समय की बात यहाँ पर हमें बताई गई है। हम अपना लेसन शुरू करें उसके पहले बीबीसी न्यूज़ में जो न्यूज़ प्रसारित हुई थी 10th में 1994 में, उसके बारे में थोड़ी चर्चा यहाँ हम कर लेते हैं। वो न्यूज़ इस प्रकार थी: Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. Mr. Mandela's African National Congress (ANC) party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony, with blacks, whites, and coloreds celebrating together. More than 1 lakh South African men, women, and children of all races sang and danced with joy. ये दिन ऐसा है, इनॉग्रेशन का, उद्घाटन का दिन है, कि जिस दिन नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं। और ये जो जगह है उस जगह का नाम है यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया में एक एम्फीथिएटर है। एम्फीथिएटर यानी कि बहुत बड़ा सा, जैसे आजकल स्टेडियम होता है वैसे बहुत बड़ा एक थिएटर होता है जो ओपन होता है, और उसमें रोज़ होती हैं जहाँ पर लोग राउंड शेप में रोज़ होती है जहाँ पर लोग बैठते हैं, और बीच में जो जगह होती है, प्लेस होती है, स्टेज होती है, वहाँ पर से राजकीय चीज़ों को वहाँ से उसकी घटनाएं घटित होती रहती हैं। तो ये जो न्यूज़ थे वो बीबीसी न्यूज़ में प्रसारित हुए थे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेसन जो है। लेट अस सी व्हाट द लेसन सेज। 10th May dawned bright and clear. It was the day of 10th May, and the dawn of that day was bright and very clear. ये समय था, वो 10 मई का समय है, और उस दिन का जो सूर्य उगा है वो बहुत ही ब्राइट उगा है, बहुत ही उजाला भरा उगा है। For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. यहाँ पर मंडेला कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरे आजू बाजू, बिसाइज्ड उसका मीनिंग है टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय, मतलब अपने इर्द गिर्द कुछ लोगों का, कुछ बड़े बड़े लोगों का रहना, ऐसा यहाँ पर मंडेला कह रहे हैं। डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, जो बड़े बड़े महान लोग हैं या दुनिया के जो नेता लोग हैं, वो उनके आजू बाजू पिछले कुछ दिनों से उनके इर्द गिर्द है। who were coming to pay their respect before the inauguration, और इस उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने के लिए वो सब लोग यहाँ पर पधारे हैं। The inauguration would be the largest gathering even of international leaders on South African soil. और ये जो इनॉग्रेशन है
वो इतना बड़ा उद्घाटन समारोह है कि पूरी दुनिया के 140 देशों से यहाँ पर उनके बड़े बड़े नेता आए हैं। कहाँ पर आए हैं? ऑन द साउथ अफ्रीकन सॉइल, यानी कि साउथ अफ्रीका की जमीन पर आए हैं। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. और प्रिटोरिया में जो एम्पी थिएटर है, मैंने पहले ही एम्पी थिएटर का जो मीनिंग है वो आपको बता दिया है, वहाँ पर ये सारे जो समारोह है उद्घाटित होने वाले हैं। For decades, this had been the seat of white supremacy. यहाँ पर ये जो सेंटेंस है बहुत कुछ कह जाता है। क्या कह रहा है? For decades, यानी पिछले कई दशकों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, यानी कि ये एम्पी थिएटर जो है वो पिछले कई दशकों से वाइट सुप्रीमेसी यानी काले गोरे का जो भेद था, ब्लैक एंड वाइट का जो भेद था, और अंग्रेजों ने जिन गोरे अंग्रेजों ने, यूरोपियंस ने अफ्रीकन लोगों का दमन किया था, उनके रंग के ऊपर, उनके जात के ऊपर, ऐसे लोगों का रूल इस थिएटर में आज तक चलता आया था, लेकिन अब नहीं है। And now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. इसका मतलब ये होता है कि पिछले कई दशकों से गोरे लोगों का आधिपत्य इस एम्पी थिएटर पर इस देश में चलता आया था, लेकिन अब यहाँ पर रेनबो गैदरिंग हो रही है। रेनबो गैदरिंग का मतलब है हर जात के, हर पात के, हर रंग के लोग अब यहाँ इकट्ठा होंगे और सबकी सत्ता एक समान रूप से यहाँ पर चलेगी। नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, और ये साउथ अफ्रीका की फर्स्ट यानी कि पहली डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट है, पहली लोकशाही और नॉन रेशियल यानी कि जो जात पात में विश्वास नहीं रखती है, रंग भेद में विश्वास नहीं रखती है, ऐसी गवर्नमेंट आज यहाँ से इनॉग्रेट होने वाली है। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर ज़ेनानी। यहाँ पर ज़ेनानी जो है वो नेल्सन मंडेला की डॉटर है और वो भी उनके साथ है इस दिन। ऑन द पोडियम Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president. पोडियम मतलब जो ऐसे समारोह होते हैं वहाँ पर एक लकड़ी का बना हुआ एक फर्नीचर होता है, मेज होता है छोटा सा, जहाँ पर खड़े रह करके हम जो कुछ भी है बोलना, जो वक्ता लोग हैं वो उसके ऊपर खड़े रह करके बोलते हैं, उसे पोडियम कहेंगे। तो पोडियम से सबसे पहले किसने शपथ ली? मिस्टर डी क्लर्क was first sworn in as second deputy president. सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में मिस्टर डी क्लर्क ने सबसे पहले शपथ ली। देन थेबो बेकी was sworn in as first deputy president, और फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में थेबो बेकी ने शपथ ली। When it was my turn, मंडेला कहते हैं कि जब मेरी बारी आई, I pledged to obey, उन्होंने प्रतिज्ञा ली, to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people। वो कह रहे हैं कि मैंने जब प्रतिज्ञा ली तो उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली? तो कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करना, उसकी सुरक्षा करना, उसका सम्मान करना, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को डिवोट करना, टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक, यानी कि रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, जो उनका देश है और उनके जो लोग हैं उनके प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करना, भक्ति दिखाना, और वेल बींग यानी कि उनके कल्याण के लिए काम करना, ऐसी प्रतिज्ञा उन्होंने ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, और वहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए हैं, या तो न्यूज़ चैनल्स में प्रचार माध्यमों के द्वारा इस न्यूज़ को जब प्रसारित किया जा रहा है, तो उस समय उन्होंने पूरी दुनिया को, वहाँ इकट्ठे सारे लोगों को एड्रेस करते हुए कहा। क्या कहा वो हम सुनते हैं। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय अवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। उन्होंने स्वतंत्रता की जय जयकार करते हुए कहा, लिबर्टी की जय जयकार, ग्लोरी ऑफ लिबर्टी, न्यू बॉर्न,
यानी कि जो नई जन्मी है ऐसी लिबर्टी, क्योंकि आज तक तो वो गुलामी में थे, गोरे लोगों की गुलामी में थे, लेकिन उस गुलामी से वो बाहर निकले हैं। इसलिए वो कह रहे हैं टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी। कॉन्फर का मतलब है गिव, हियर यहाँ पर गिव का मतलब है यहाँ पर कि जय करो। किसकी जय करो? किसकी ग्लोरी? एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, यानी कि जो नई लिबर्टी जो आज हमारे सामने है उसकी जय हो। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, वो आगे कह रहे हैं कि ऐसा ह्यूमन डिजास्टर, कैसा ह्यूमन डिजास्टर कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और टू लास्टिंग, मतलब बहुत समय से ये जो देश था वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, लेकिन अब उसमें से उभर कर एक ऐसा समाज बनाएगा, एक ऐसी नई पीढ़ी तैयार करेगा, एक ऐसा समाज तैयार करेगा कि जिसके ऊपर हमको और पूरी दुनिया को गर्व होगा, प्राउड होगा। वी who were outlaws not so long ago, यहाँ पर who were outlaws, ये जो फ्रेज है उसका मीनिंग है because of its policy of apartheid many countries had earlier broken off diplomatic relations with South Africa। क्योंकि अपार्थेड पॉलिसी के कारण, ये एक ऐसी गंदी पॉलिसी थी इस दुनिया के अंदर कि उस भेद के कारण कई सारे देशों ने अफ्रीका को अपना जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उससे दूर रखा था। इसलिए यहाँ पर ऐसा वर्ड वो यूज करते हैं, वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सोइल। मतलब जो लोग, जो देश हमारे देश में नहीं आते थे, राजकीय रिलेशन संबंध नहीं रखते थे, वो सब देश आज हमारे यहाँ पर आए हैं क्योंकि हम स्वतंत्र हो चुके हैं और ये जो अपार्थाइड पॉलिसी है उस पॉलिसी को हमने इरेडिकेट कर लिया है। वी थैंक ऑल of our distinguished international guests for having come to take position with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। कॉमन विक्ट्री, विक्ट्री तो है लेकिन उसमें एक वर्ड और डाला गया है, कॉमन विक्ट्री, यानी कि ये जो जीत है वो सिर्फ नेल्सन मंडेला की नहीं है, ये जो जीत है वो सिर्फ और सिर्फ अफ्रीकन लोगों की, द पीपल ऑफ अफ्रीका की नहीं है, लेकिन ये जो जीत है, विक्ट्री है, वो पूरे समाज की है, पूरी मानव जात की है, पूरी दुनिया की है। इसलिए वो ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं, कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस यानी न्याय के लिए, फॉर पीस शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी यानी कि मानवीय गौरव के लिए। ये जो प्रोग्राम, ये जो सेरेमनी यहाँ पर हो रही है, उस सेरेमनी में भाग लेने के लिए जितने भी गेस्ट्स, डिग्निटरीज हमारे यहाँ आए हैं, उन सब का हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद प्रकट करते हैं। वी हैव एटलीस्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, वो कह रहे हैं इमेंसिपेशन, दैट मीन्स योर फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड इमेंसिपेशन। वो क्या कह रहे हैं, वी हैव एटलीस्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, यानी कि हमने प्राप्त कर लिया है। क्या प्राप्त किया है? पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, उसका मतलब है कि राजकीय फ्रीडम, स्वतंत्रता, फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस। वी प्लेज अवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल अवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। लेकिन उसके साथ साथ हमें और भी एक प्रतिज्ञा लेनी होगी कि हमारे देश के जो लोग हैं उनको हमें स्वतंत्र कराना होगा। किन चीज़ों से स्वतंत्र कराना होगा? पॉवर्टी यानी गरीबी से, डिप्राइवेशन यानी कि जुदा से, सफरिंग यानी कि संघर्षों से, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब इस प्रकार के जितने भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव है, चाहे वो जाति का हो, चाहे वो रंग का हो, चाहे वो गरीबी अमीरी का हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन इन सभी चीज़ों से भी हमें हमारे देश के लोगों को
आज़ाद कराना होगा, स्वतंत्र कराना होगा, क्योंकि फिजिकल लिबर्टी तो हमने प्राप्त कर ली है, लेकिन हमारे लोगों के मन में भी ऐसी जो भावनाएं होगी, उन भावनाओं को भी हमें निकाल फेंकना होगा। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अदर। और आज के बाद क्या कहा उन्होंने? आज के बाद जीवन में कभी भी नहीं, नहीं नहीं, कभी नहीं। क्या कभी नहीं? shall it be again, shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। ये जो हमारा सुंदर जमीन है, सुंदर देश है, सुंदर धरती है, आज के बाद ऐसी क्रुएलिटी, ऐसा ऑपरेशन, ऐसा दबाव जीवन में कभी भी सहन करेगी नहीं। या तो ऐसा जो हमारे देश ने आज तक देखा है, जो काले दिन देखे हैं, वो दिन वापस हमारा देश या तो ये मानव जात नहीं देखेगी। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। और ये कीर्ति भरे ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट यानी कि मानवीय जो प्राप्ति है, उस प्राप्ति का जो सूरज है, वो आज के बाद कभी भी अस्त नहीं होने वाला है। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। और उन्होंने कहा कि ये जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता, वही हमारे देश पर, मानव जात पर राज करेगी और भगवान अफ्रीका को समृद्ध और सुखी रखे। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets। और कुछ समय बाद ये सब लोग जो वहाँ पर बैठे थे, यहाँ उनका जो बोलना है, उनकी जो स्पीच है मंडेला की, वो जब ख़त्म हो जाती है तो आकाश में, नभ में क्या हो रहा है? तो वहाँ के जो जेट्स हैं, अफ्रीकन हेलीकॉप्टर्स हैं, ये सब वहाँ पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं या तो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। तो वो सारे लोग जो है, जैसे हमारे इंडिया में यहाँ हम देखते हैं कि 15 अगस्त जब होती है या 26 जनवरी जब होती है, तो लाल किले पर चाहे देखो हमारे प्रधानमंत्री जहाँ खड़े हैं और जहाँ से भाषण दे रहे हैं, या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री जो जिस राज्य का जो कैपिटल है, हेडक्वार्टर है, वहाँ से, तो वहाँ पर आर्मी के कुछ जेट्स, कुछ विमान जो है वो, और सेना अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है। हम लोग प्रचार माध्यमों से या खुद जाकर के भी वहाँ देखते हैं। तो ऐसा ही सीन वहाँ पर आज एक मौजूद है। और इसलिए उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है, ओ का मतलब है यहाँ पर बीइंग स्टन्ड, यानी बहुत ही अचानक सरप्राइज हो जाना ये देख करके। तो इसलिए वो कह रहे हैं, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड अवर आइज इन ऑ एज अ स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरीज रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। ये जो यूनियन बिल्डिंग्स है उसके ऊपर वो चक्कर काट रहे हैं। कौन चक्कर काट रहे हैं? ये सारे अफ्रीकन जेट्स जो हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं और ट्रूप्स हैं, वो भी वहाँ पर सेना के चल रहे हैं। It was not only a display of pinpoint precision and military force। वो कह रहे हैं आगे, क्या कह रहे हैं कि ये जो प्रदर्शन था वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा डिस्प्ले नहीं था, यानी कि मिलिट्री फोर्स का कोई एग्जैक्ट एक्यूरेट ऐसा कोई डिस्प्ले था, ऐसा नहीं है, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। यानी कि ये सिर्फ मात्र प्रदर्शन ही नहीं था, लेकिन मिलिट्री का जो विश्वास है, ट्रस्ट है डेमोक्रेसी में, उसका ये प्रदर्शन था। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। उस गवर्नमेंट के प्रति अपना विश्वास संपादित कर रहे थे, सेना कर रही थी कि जो अभी नया नया इलेक्ट हुआ है, ऐसी गवर्नमेंट। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ समय पहले, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। और कुछ ही समय पहले यहाँ के जो हाईएस्ट रैंक वाले जो जनरल्स हैं, यानी कि आर्मी के जो बड़े बड़े अफसर हैं, साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के और पुलिस के, जिनके चेस्ट जो है वो बेडेक्ड विथ रिबन्स। बेडेक्ड का मतलब है यहाँ पर डेकोरेटेड विथ रिबन्स, क्योंकि जो बड़े बड़े अफसर होते हैं उनके यहाँ पर
जो चेस्ट का हिस्सा है वहाँ पर बड़े बड़े मेडल्स लटकते रहते हैं या तो रिबन्स लटकते रहते हैं, तो वो बहुत ही सुहावना और सुंदर, क्योंकि जितने मेडल्स सुंदर और सुहावने हैं उतने ही उनके पीछे की जो कहानियाँ होती है वो बहुत ही भयंकर होती है, क्योंकि वो युद्धों में बड़े महाभयंकर विनाशकारी युद्ध जब जीत करके आते हैं तब जाके उनको ऐसे मेडल मिलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर देयर चेस्ट्स बेडेक्ड विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय सैल्यूटेड मी, उन्होंने, इन बड़े बड़े अफसर ने सैल्यूट किया किनको, मंडेला को, एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और उन्होंने अपनी लॉयल्टी की प्रतिज्ञा की। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. मंडेला यहाँ पर बहुत ही समझने वाली एक बात कह रहे हैं। वो ऐसी है बात कि कुछ सालों पहले जिन बड़े बड़े अफसरों ने आज मुझे सैल्यूट किया है और अपने देश के प्रमुख के रूप में स्वीकार किया है, वही बड़े बड़े अफसर कुछ सालों पहले मुझे अरेस्ट कर लिया करते थे, यानी कि उन्होंने ही मुझे अरेस्ट किया था। लेकिन मैं इन बातों को अपने दिमाग में रखता नहीं हूँ, इन बातों को मैं भूल जाता हूँ या तो भूल गया हूँ। यानी कोई भी व्यक्ति हमारे प्रति कुछ भी बुरा कर ले तो हमें ऐसे व्यक्ति के प्रति हमारे मन में कोई भी गलत भाव या बुराई का भाव नहीं रखना चाहिए, हमेशा अच्छाई का ही भाव रखना चाहिए। ऐसा नेल्सन मंडेला इस सेंटेंस से हमें कहना चाहते हैं। फाइनली a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of New South African flag. Chevron यहाँ पर मतलब है a pattern in the shape of V, यानी विक्ट्री का ये पैटर्न है। तो इस पैटर्न में वो जो जेट्स जो उड़ रहे हैं आकाश में, उन जेट्स ने एक धुआं छोड़ा, और वो भी कलरफुल, जो कि साउथ अफ्रीकन फ्लैग में जो कलर्स हैं उन कलर्स का। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ अवर टू नेशनल एंथम्स। दो नेशनल एंथम्स वहाँ पर प्ले हुए हैं। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग कोसी सिकेलेल अफ्रीका, मतलब ये जो वर्ड है वो उनकी लोकल लैंग्वेज के वर्ड है और उनके नेशनल एंथम के वर्ड है जो एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम, मतलब ये भी उनके वहाँ पे नेशनल एंथम के वर्ड्स हैं। जो वाइट लोग हैं वो भी उनका नेशनल एंथम है, और जो ब्लैक लोग हैं वो ये भी उनका वहाँ का नेशनल एंथम है। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, दे वुड सुन नो द वर्ड्स बाय हार्ट। और आज पहले जो लोग इस गीत को हेट करते थे वो लोग आज बाय हार्ट उस गीत को सुन रहे हैं। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. यहाँ पर नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि in the first decade यानी पहले डिकेड में of the 20th century, a few years after, कुछ समय के बाद, द बीटर एंग्लो बोर वॉर, ये जो एंग्लो बोर वॉर है वो काफ़ी भयानक रहे होंगे। एंड बिफोर माई ऑन बर्थ, उनके शायद जन्म के पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका के जो गोरे लोग थे, पैचेड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। और जो लोग डार्क स्किन्ड यानी कि जो काले लोग थे उनके विरुद्ध में इन लोगों ने काले गोरे का भेद दाखिल किया, और उनके भी जन्म से पहले, मतलब कई दशक कई सालों पहले ये प्रथा, अपेर्थेड की जो प्रथा थी वहाँ शुरू हुई होगी। और उन्होंने कहा कि अपने ही देश के, अपने ही धरती के लोगों को जुदा कर दिया गया और उनके हाथ से जो लिबर्टी थी उनको छीन लिया गया। The structure they created formed the basis of one of the harshest, और ऐसा स्ट्रक्चर उन लोगों ने बनाया कि जो काफ़ी हार्श था, सख्त था, कठिन था, मोस्ट इनह्यूमन, काफ़ी अमानवीय था। सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ नेवर एवर नॉन, और दुनिया में आज तक ऐसा इनह्यूमन स्ट्रक्चर सोसाइटी का पैदा नहीं हुआ होगा या तो नहीं बना होगा। ऐसा स्ट्रक्चर
इन लोगों ने इस देश में इन लोगों के लिए, काले लोगों के लिए बना दिया। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ऑन 8th डिकेड एज अ मैन, वो कह रहे हैं कि ये जो चल रहा है वो 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड, क्योंकि 1994 में उन्होंने शपथ ली थी, तो वो 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड था। और 8th डिकेड एज अ मैन, उनके खुद का ये 8th यानी कि 8वां डिकेड यानी कि दशक चल रहा था उनकी उम्र का, इसलिए वो कह रहे हैं दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉरएवर and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples। ये जो सिस्टम है उसको ओवरटर्न कर दिया है, उसको अपसेट कर दिया है, उसको ख़त्म कर दिया है, उसको निकाल दिया है फॉरएवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड, और उसके बदले क्या आ गया, बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। सभी लोगों के जो हक है, उनकी जो स्वतंत्रता है, वो उनको वापस दे दी गई है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, और उनके स्किन के कलर को ध्यान में रखे बिना ही। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। और ये दिन आज, सुहाना दिन, स्वर्णमयी दिन आज इनको जो देखने को मिला है, ये जो दिन है वो कई हजारों लोगों के बलिदान के बाद, क्योंकि जैसे भारत को आज़ादी मिली तो हमारे जो महात्मा गांधी और उनके जैसे सरदार पटेल है, ऐसे जितने भी स्वतंत्र सेनानी थे उन्होंने अपने बलिदान दिए हैं। ऐसे लोगों ने, वीर भगत सिंह ने अपने बलिदान दिए हैं, सुखदेव जी ने दिए हैं, ऐसे लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं, तब जाकर के कई सालों के बाद हमें स्वतंत्रता मिली थी। तो उसी प्रकार मंडेला भी यहाँ पर कह रहे हैं कि आज का जो दिन उनको देखने को मिला है, अनइमेजिनेबल, यानी कि जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे सेक्रीफाइसेस थाउजेंड्स ऑफ माय पीपल, मतलब उनके लोगों ने, हजारों लोगों ने सेक्रीफाइस किए हैं। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। और ऐसे लोग कि जिनको दुख पहुँचे हैं, जो सफ़र किए हैं, जिन्होंने संघर्ष किया है, और उनकी जो हिम्मत है, ऐसे लोगों को, इन हिम्मत को, उनके सफरिंग्स को कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता है, ना ही उसका कोई रिवॉर्ड, रीपेड माने उनका कोई रिवॉर्ड उनको दिया जा सकता है, बदले में हम उनको कुछ नहीं दे सकते हैं, इतना बड़ा ऋण हमारे माथे पर है, ऐसा उनका कहने का तात्पर्य है। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। I felt that day, वो आज भी अनुभव कर रहे हैं उस दिन का, as I have on so many other days, और भी ऐसे कई दिन उनके जीवन में थे, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before। उनके आगे जो चले गए वो सारे अफ्रीकन जो पेट्रियट्स यानी कि देशभक्त थे, उनके जैसे। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगन अगेन विथ मी, यानी कि वो लंबी जो लाइन थी ऐसे लोगों की, पेट्रियट्स की, देशभक्तों की, वो लाइन खत्म हुई और वापस मेरे से वो शुरू हुई। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम। मुझे उस बात का बहुत दुख है, कष्ट है कि उन लोगों को मैं आभार व्यक्त नहीं कर सकता। दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट। और उस बात का भी मुझे दुख है कि आज जो सुनहरा दिन हमें देखने को मिला है, वो दिन देखने के लिए वो लोग जिंदा नहीं हैं। रॉट, यहाँ पर ये जो वर्ड है उसका मतलब है अचीव्ड। ये पुरानी इंग्लिश का वर्ड है रॉट, और इसका मतलब होता है अचीव्ड। तो उनके जो सेक्रीफाइसेस हैं, उनके जो बलिदान हैं, उन बलिदानों ने आज हमें क्या दिया है वो देखने के लिए वो लोग जिंदा नहीं हैं। उस बात का मुझे जीवन भर दुख रहेगा। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। और ये जो अपार्थाइड की पॉलिसी थी, यानी कि ये जो डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसी थी, उस पॉलिसी ने मेरे देशवासियों के दिलों में, मेरे दिल में, मेरे देश को एक बहुत गहरा घाव दिया है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ़ नॉट जनरेशंस, अगर जनरेशंस नहीं तो
तो भी कई साल ऐसे अभी आने वाले हैं। रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रफाउंड हर्ट, ये जो घाव है वो भरने में अभी कई साल निकल जाएंगे। जो नुकसान है उसको भरपाई करने में कई साल अभी निकल जाने वाले हैं। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissulus, the Chief uh, Luthulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobukways of our time। वो कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं जिन्होंने उनके साथ दूसरे लोगों के उन्होंने नाम दिए हैं यहाँ पर, कि उन लोगों ने भी इस जो स्वतंत्रता का जो उनका संग्राम था उसमें अपने बलिदान दिए हैं। और यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट करनी है कि जितने भी नाम है उन नाम के आगे द आर्टिकल लगा है। एक्चुअली पर्सनल नाउन के आगे द आर्टिकल आता नहीं है, लेकिन यहाँ पर द आर्टिकल लिखा गया है। और दूसरा चीज़ आप ये भी नोट करेंगे कि जितने भी यहाँ पर नेम्स हैं उनके पीछे एस लगाया गया है। तो पर्सनल नाउन के पीछे एस नहीं लगता, यानी कि उसको प्लूरल नहीं किया जा सकता है पर्सनल नाउन को। तो ये प्लूरल नहीं है एक्चुअली, लेकिन उनके नाम दे करके उनके जैसे और भी कई लोग ऐसा जताने के लिए, जैसे सरदार पटेल, तो हम कह सकते हैं कि सरदार पटेल्स, दैट मीन्स कि सरदार पटेल के जैसे और भी कई ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने देश की स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपने जीवन को न्योछावर किए हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर एस वगैरह लगाया गया है। तो ये जो नाम है ये काफ़ी ऐसे प्रोमिनेंट नाम हैं कि जो स्ट्रगल में, अपार्थाइड की जो स्ट्रगल है उस स्ट्रगल में उन्होंने अपना बलिदान उनके साथ साथ नेल्सन मंडेला के साथ साथ उन्होंने काम किया था, और उनके पहले भी काम किया था और अपने बलिदान दिए थे। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जनरोसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नॉन अगेन। और ये लोग जो थे वो कैसे थे? तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज यानी बहुत हिम्मत वाले लोग थे, विजडम बहुत ही समझदार लोग थे, जनरोसिटी बहुत ही उदार लोग थे, और उनके जैसे ना तो उनके पहले कभी हुए हैं और ना ही कभी हो सकेंगे। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character। ये जो सेंटेंस है उसको मैं एक बार और पढ़ूंगा, और जीवन में इसको उतारने जैसा है, इसको याद रखने जैसा है। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character। मतलब इतनी बड़ी हाइट का, इतना बड़ा ऊंचा कैरेक्टर पैदा करने के लिए इतनी बड़ी क्रूअलिटी भी चाहिए, इतना बड़ा ऑपरेशन भी चाहिए। क्योंकि अगर अंग्रेजों ने हमारे देश को लूटा ना होता, गुलाम ना बनाया होता, तो शायद भगत सिंह पैदा न होते, सुखदेव पैदा न होते, महात्मा गांधी पैदा न होते, सरदार वल्लभ भाई पटेल पैदा न होते, सुभाष चंद्र बोस पैदा न होते, लाल बहादुर शास्त्री पैदा न होते शायद। लेकिन इतने बड़े ऊंचे कैरेक्टर्स पैदा होने का कारण है उनका इतना गहरा संघर्ष। तो यही बात नेल्सन मंडेला हमें कह रहे हैं कि अगर इतने बड़े कैरेक्टर्स को अगर पनपना है, उठना है, तो उसके लिए इतना बड़ा गहरा ऑपरेशन यानी कि क्रूअलिटी भी सामने होनी चाहिए। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। वो कह रहे हैं कि मेरा जो देश है वो समृद्ध है। किसमें समृद्ध है? मिनरल्स में एंड जेम्स में, कि जो मिनरल्स, जो जेम्स है वो मेरे देश की धरती के पिटाड़ में पड़े हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। वो कह रहे हैं कि लेकिन हमेशा मैं जानता हूँ कि मेरी जो ग्रेटेस्ट वेल्थ यानी सबसे मूल्यवान संपत्ति है वो क्या है? मेरे देश के लोग। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, और प्योर से प्योर डायमंड हो उससे भी और ज़्यादा अच्छे और ट्रूएस्ट एंड फाइनर मेरे देश की जो जनता है, मेरे देश के जो लोग हैं वो है। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। वो कह रहे हैं कि मैं अगर करेज यानी कि हिम्मत का अगर मीनिंग
समझ पाया हूँ, तो मैं मेरे उन कंपेनियंस के कारण, उन एसोसिएट्स के कारण, कौन से एसोसिएट्स जिनके नाम उन्होंने अभी लिए, कॉमरेड्स मीन्स कंपेनियंस। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। उन्होंने देखा है, टाइम एंड अगेन क्या देखा है, आई हैव सीन मैन एंड वुमन, लोग जो है रिस्क, अपने जो जीवन है उसको रिस्क में डाल देते हैं, या तो गिव यानी कि उसको बलिदान दे देते हैं, किसके लिए, फॉर एन आइडिया, एक अच्छे विचार के लिए, एक अच्छे मानवता के लिए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, showing a strength and resilience that defies the imagination. Resilience का मतलब है the ability to deal with any kind of hardship and recover from its effects. मतलब खड़े होते हैं, लोग खड़े होते हैं किसके खिलाफ, तो इस प्रकार की बुराइयों के खिलाफ जो लोग हैं वो खड़े होते हैं और उनको रेसिस्ट करते हैं। I learned that courage was not the absence of fear. वो कह रहे हैं कि मैंने ये भी सीखा उनसे, क्या सीखा, करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, करेज वो नहीं है कि जो भय का खाली स्थान हो, वो करेज नहीं है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, लेकिन भय के ऊपर जीत प्राप्त करना, उसे ही करेज कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर करेज की डेफिनेशन मंडेला हमें बता रहे हैं, द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, यानी कि बहादुर वो नहीं है जो घबराता नहीं है, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, लेकिन बहादुर वो है जो उस घबराहट को जीत ले, जो उस फियर को, उस भय को जीत ले। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। मंडेला कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हेट की भावना अपने हृदय में लिए हुए जन्म नहीं लेता है, चाहे वो स्किन के कलर के कारण हो, चाहे वो किसी भी व्यक्ति के बैकग्राउंड के कारण हो, चाहे वो धर्म के कारण हो। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोग जो है वो हेट करना बाद में सीखते हैं। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो हेट करना यानी किसी से नफरत करना सीख सकते हैं, तो दे कैन बी टॉट टू लव, उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट। और उनका ये भी कहना है कि नफरत से ज़्यादा प्रेम जल्दी नेचुरली, कुदरती रूप से व्यक्ति के हृदय में चला आता है या तो उभर आता है। इसलिए हेट से प्यार करना सिखाना वो बहुत आसान है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, यानी कि ग्रिमेस्ट का मतलब है यहाँ पर मोस्ट डिप्रेसिंग, उनके जो प्रिजन यानी जब वो जेल में थे, काफ़ी सालों तक वो जेल में रहे, तो जेल में उनके जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के समय थे, तब व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू अवर लिमिट्स, जब उनके जो साथी थे, कॉमरेड्स मतलब उनके जो साथ में जेल में जो लोग रहते थे वो, और उनको पुश्ड टू अवर लिमिट्स, पुश्ड टू अवर लिमिट्स इस फ्रेज का मतलब है पुश्ड टू द लास्ट पॉइंट इन अवर एबिलिटी टू बेयर पेन, यानी कि उनको इतनी यातनाएं दी जाती थी, इतनी यातनाएं दी जाती थी कि वो यातनाओं की भी एक मर्यादा होती है, उससे भी पार। आई वुड सी अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, और अगर उसमें थोड़ी सी भी पॉइंट में भी अगर थोड़ी सी दया या ह्यूमैनिटी चमक जाती थी फीकी फीकी किसी गार्ड में, तो क्या होता था, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकंड, शायद एक पल के लिए, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। लेकिन ये घटना जो है मेरे लिए ऐसी थी कि मुझे आशास्पद बनाए रखने के लिए काफ़ी थी। यानी कि जब उनको वहाँ के गार्ड्स यातनाएं देते थे, मारते होंगे या और भी किसी तरह से उनको यातना देते होंगे, लेकिन उसमें से भी कोई गार्ड अगर एक सेकंड के लिए भी अगर दया दिखा देता था या तो एक ह्यूमैनिटी, मानवता दिखा देता था,
तो वो देख करके मंडेला के मन में वो आशा फिर से उमड़ आती थी कि भाई अभी तक जो मानवता है वो ख़त्म नहीं हो गई है, और उस चीज़ से वो अपनी जो उन्होंने जो ठान ली थी उसके ऊपर वो अड़े रहे थे। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। मंडेला यहाँ पर कहते हैं कि व्यक्ति की जो अच्छाइयाँ है वो ऐसी फ्लेम है, वो ऐसी जोत है कि उसको छिपाई जा सकती है लेकिन उसको एक्सटिंग्विश नहीं की जा सकती, यानी कि उसको बुझाई नहीं जा सकती है। इन लाइफ every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children. अब यहाँ पर वो बात करते हैं कि हर व्यक्ति के क्या क्या कर्तव्य होते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि हर व्यक्ति के 2 कर्तव्य होते हैं। कितने कर्तव्य होते हैं? 2 कर्तव्य होते हैं। टू हिज पेरेंट्स, टू हिज फैमिली, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और जो दूसरा उसका कर्तव्य है वो उसके देश के प्रति है, समाज के प्रति है, देश के लोगों के प्रति है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and ability. मतलब हर व्यक्ति अपनी इंक्लिनेशंस का मतलब है यहाँ पर नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ बिहेवियर, यानी उसके जो संस्कार है, उसका जो बिहेवियर है, उसका स्वभाव है और उसकी जो एबिलिटी है, उस हिसाब से हर व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेवारियाँ जो है उसको पूरा करता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में पैदा हुए व्यक्ति के लिए दोनों जिम्मेवारियां निभाना नामुमकिन था। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. साउथ अफ्रीका में जो व्यक्ति पैदा हुए, जो एक मानव की तरह जो अपना जीवन बिताने को जो जीवन जी रहे थे, ऐसे लोगों को आइसोलेट कर दिया गया और पनिश्ड कर दिया गया। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. और साउथ अफ्रीका में जो व्यक्ति अपनी ड्यूटी करने के लिए आगे आया, लोगों के लिए, समाज के लिए ड्यूटी करने के लिए आगे आया, was inevitably, that means unavoidably, ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. मतलब उसको एक अकेले की ज़िंदगी जीनी पड़ी, अपने परिवार से वो उसको दूर हो जाना पड़ा और एक रिवॉल्यूशनरी की ज़िंदगी उसको जीनी पड़ी। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। मंडेला कहते हैं कि शुरुआत में मैंने मेरे फैमिली से ऊपर किसी के भी लिए अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी उसके बारे में सोचा नहीं था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन लोगों की सेवा करते करते आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। तब उनको पता चला कि मैं एक पुत्र के रूप में, अगर मैं पुत्र का धर्म निभाने जाता हूँ तो समाज के प्रति धर्म नहीं निभा सकता। अगर एक भाई का, एक पिता का और एक पति का धर्म अगर मैं निभाने जाता हूँ तो मैं देश की सेवा नहीं कर पाऊँगा, समाज की सेवा, मेरे देश के लोगों की सेवा मैं नहीं कर पाऊँगा। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री। वो कह रहे हैं कि मैं जब जन्मा तो मैं फ्रीडम की विचारों को लेकर के नहीं जन्मा था। आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। वो फ्री जन्मे थे, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls, as long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe.
आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। उन्होंने कहा कि मैं जब जन्मा था तो एक छोटे बच्चे के रूप में घर से बाहर जाना, दोस्तों के साथ खेलना, अपने रिलेटिव्स के घर पे जाना या बाहर जाना, खेतों में जाना, उससे मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी, इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि मैं फ्री हूँ। लेकिन जब जब वो बड़े होते गए तो उनकी ये जो मान्यताएं थी, ये जो बिलीफ्स थी, वो चेंज होती गई, बदलती गई। और इसीलिए उन्होंने कहा, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ अ मैन और गॉड, इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। और इसीलिए जब वो बड़े हुए तो उनको धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी कि माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, मतलब उनके बचपन में जो फ्रीडम थी, जैसे हमने पहले देखी, वो सारी फ्रीडम, वो स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन वो स्वतंत्रता का एक भ्रम था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, जब वो युवा हो गए तो उनको लगा कि उनकी जो फ्रीडम है वो छीन ली गई है। That I began to hunger for it, और उसके बाद फिर उनके मन में स्वतंत्रता की भूख ने जन्म लिया। At first, as a student, I wanted freedom only for myself. सबसे पहले जब वो स्टूडेंट थे तब उन्होंने सोचा था कि वो ये जो फ्रीडम है वो उनको सिर्फ अपने लिए चाहिए थी। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहानिसबर्ग, आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। एक ऐसी ज़िंदगी वो जीना चाहते थे। जब वो स्टूडेंट थे वो कह रहे हैं कि मैं अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकूं, अपने हिसाब से मैं दोस्त बना सकूं, मैं शादी कर सकूं, मैं मेरी नौकरी कर सकूं, मैं मेरा जीवन जो है उसको यापन करने के लिए मैं कर सकूं, ऐसी एक फ्रीडम उनके एक विचार, उनके मन में इस प्रकार के विचार थे। लेकिन But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free। लेकिन अब धीरे धीरे उनके मन में ये समझ गहरी होती जा रही है। उन्होंने देखा कि ऐसा नहीं है कि मैं ही फ्री नहीं हूँ, लेकिन मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी फ्री नहीं है। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड। उन्होंने देखा कि सिर्फ उनकी ही फ्रीडम जो है वो कर्टेल्ड मतलब रिड्यूस्ड नहीं की गई है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन who looked like I did। लेकिन फ्रीडम उनके जैसे दिखने वाले सभी लोगों की फ्रीडम छीन ली गई है। दैट इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और इसीलिए उसके बाद उन्होंने ANC मतलब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। और उनके अपने के लिए जो हंगर थी फ्रीडम के लिए, वो जो भूख थी, वो हंगर अब पूरे देश के लोगों के लिए, समाज के लिए उनकी हंगर बन गई। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। और ये जो डिज़ायर उनके लोगों की थी, समाज की थी, उनके देश की थी, उस डिज़ायर ने उनको और भी लाइवली बना दिया। क्योंकि डिग्निटरी के साथ अपना जीवन स्वतंत्र रूप में जीना वो हर इंसान का अधिकार होता है, हक होता है। दे ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटन्ड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। अब धीरे धीरे वो जो एक घबरू व्यक्ति यंग मैन हुआ करते थे, वो धीरे धीरे इन सभी चीज़ों के कारण वो कैसे बन गए, कैसे हो गए, बोल्ड वन, यानी कि एक बहादुर यंग मैन के रूप में वो उभर आए। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। और उसके बाद एक लॉ अबाइडिंग अटर्नी यानी कि एक जो वकील था, एक लॉयर था, वो लॉयर एक क्रिमिनल में बदल गया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। और इन विचारों ने, इन चीज़ों ने एक फैमिली लिविंग हस्बैंड को एक बिना घर के व्यक्ति का नाम दे दिया। that forced a life living man to live like a monk।
और एक लाइफ लविंग मैन था, उसको एक मॉन्क माने एक साधु या तो फकीर में बदल दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। मैं उतना वर्चुअस यानी उतना सद्गुणी या तो उतना सेल्फ बलिदानी नहीं हूँ कि जितने दूसरे हैं। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। मतलब उन्होंने देखा या उन्होंने सोचा कि ऐसी फ्रीडम, ऐसी स्वतंत्रता की जो लिमिटेड हो वो उनको नहीं चाहिए, उनको फुल फ्रीडम चाहिए। बिकॉज फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल। जो फ्रीडम है उसके हिस्से नहीं हो सकती है, वो संपूर्ण रूप में होनी चाहिए। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। मेरे देश के किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर ये गुलामी की जंजीरें हैं तो वो जंजीरें पूरे देश के ऊपर है, ऐसा माना जाता है। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। और मेरे देश के लोगों के ऊपर जो ये जंजीरें हैं वो जंजीरें मेरे ऊपर है, ऐसा मैं मानता हूँ। आई नो दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड। वो ये भी कहना चाहते हैं कि जो ऑपरेसर है, जो क्रूअल व्यक्ति है और या तो जो क्रुअलिटी फैलाने वाला है, उसको भी लिबरेट कर दिया जाए। जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। जिस प्रकार से ऑपरेस्ड यानी जो दबा हुआ है, जिसके साथ गलत हुआ है, उसको भी लिबरेट किया जाता है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। और जो व्यक्ति, ये बहुत बड़ा सेंटेंस है और समझने जैसा है, कि जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की फ्रीडम को छीन लेता है वो हेट्रेड, वो नफरत से भरा हुआ व्यक्ति है, क्योंकि नफरत नाम की जेल में वो फंसा हुआ है, यानी कि वो खुद भी प्रिजनर है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइस। वो सलाखों के पीछे, कैसी सलाखों के पीछे? बार्स ऑफ प्रेजुडाइस, यानी कि अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन। ऐसी डिसलाइक्स, किसी व्यक्ति के प्रति ऐसा द्वेष की भावना में, द्वेष रूपी सलाखों के पीछे वो भी पड़ा हुआ है। एंड नैरो माइंडेडनेस, और संकुचित मानसिकता में के पीछे वो भी पड़ा हुआ है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम। मैं स्वयं खुद फ्री नहीं हो जाऊंगा जब तक मैं किसी की फ्रीडम मैंने छीन ली है वो लौटा नहीं देता। यानी कि अगर मैं किसी की फ्रीडम छीन लेता हूँ तो मैं भी फ्री नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। उसी प्रकार जिस प्रकार मेरी फ्रीडम जब छीन ली गई थी तब मैं फ्री नहीं था। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। यानी कि जो ऑपरेस्ड होता है और ऑपरेसर यानी कि जो क्रूअल होता है और क्रूअलिटी का जो भोग बना है, दोनों की दशा अंत में तो सेम ही होती है। इसीलिए यहाँ पर ये जो नेल्सन मंडेला है, उनके जीवन की एक बहुत बड़ी बात जो है हमने सुनी है कि उन्होंने किस प्रकार से अफ्रीका में रंग भेद की जो नीति थी, डिस्क्रिमिनेशन की जो नीति थी, उसको ख़त्म करके एक नए सूर्योदय का आगमन उनके देश में हुआ है। और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी के ज़रिए, अपने अनुभवों के ज़रिए स्वतंत्रता क्या होती है, ह्यूमैनिटी क्या होती है और हमारी जिम्मेवारियाँ क्या होती है, उसके बारे में इस लेसन में उन्होंने हमें बताया है। आशा करता हूँ कि आप सबको ये लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।